अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल ताज है और आज हम बात करेंगे इंटरनेट से पैसे कमाने के एक तरीके पे और वो है डायरेक्ट पब्लिशिंग का अमेज़ॉन किंडल पर। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दी है सैयद मुनीब अली साहब को। सीईओ और फाउंडर हैं स्केल अप सेल्फ पब्लिशिंग के, और आज हम बात करेंगे कि कैसे हर कोई इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है और यूएसडीज़ कमा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर। फर्स्ट थिंग कि ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं कि किंडल है क्या और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सही। देखिए, अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग बेसिकली इट्स अ सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बाय अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सेल्फ पब्लिशिंग की जब हम बात करते हैं तो सेल्फ पब्लिशिंग बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट कि इसमें जो ऑथर होता है, जो बुक क्रिएट करता है, लिखता है, वो खुद बुक पब्लिश करता है जाके। ठीक है, अदरवाइज़ आपको पता है आपको ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास जाना पड़ता है। ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास जाके आप उसको राइट्स सेल करते हैं, वो आपकी बुक्स बल्क में प्रिंट करता है। वो सारा जो एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है, सो उससे आपकी जो बेसिकली आपको नहीं गुजरना पड़ता, आप जाके अपनी बुक खुद पब्लिश करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। सो अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जाके अपनी बुक को पब्लिश करते हैं, और इसमें जो फिज़िकल प्रिंट करना होता है वो प्लेटफॉर्म खुद करता है। सो आपको उस सारे प्रोसेस से पेपर की टाइप कैसी होगी, इंक कैसी होगी, कवर के कलर्स कैसे आ रहे हैं, ये सारा सब कुछ एज अ ऑथर आपको इसमें से नहीं गुजरना पड़ता। सो यू सेल्फ पब्लिश योर ओन बुक। ठीक है, कंटेंट के हवाले से मुनीब साहब बताइएगा कि क्या बुक का कंटेंट इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, क्या लैंग्वेजेस होनी चाहिए, और क्या ये कंटेंट राइटिंग तक ही महदूद है। अच्छा, देखिए, कंटेंट जो है ना वो हम देखते हैं मार्केट प्लेस के हिसाब से। ठीक है, हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो डेफिनेटली अगर हम अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस वेस्टर्न मार्केट से होंगी, यूरोप है। वैसे तो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग इस वक्त 16+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। सो 16 मार्केट प्लेसेस में अमेज़ॉन आपकी बुक्स को प्रिंट करके फिजिकली कस्टमर को डिलीवर करता है। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी, डेफिनेटली स्पेनिश है, पॉलिश है, फ्रेंच है। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप बिल्कुल किताब लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन उर्दू का क्या स्कोप है। उर्दू का स्कोप थोड़ा कम है बिकॉज़ अमेज़ॉन एक तो ये कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ठीक है, और रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का प्लेटफॉर्म, उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया, तो शायद थोड़ा अरसे बाद शायद पाकिस्तान में भी इसकी अपॉर्चुनिटी बन जाए। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से कम है जैसे कि उर्दू बोलने वाले बाहर कम है। ऑल्दो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियंस हिंदी उर्दू बोलते हैं, लेकिन स्टिल उनकी तादाद कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो थोड़ा सा कम इसका स्कोप है। तो इंग्लिश या जो बाकी लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई उसमें ज़्यादा स्कोप है। और कंटेंट का आपने पूछा, तो इट डिपेंड्स कि मार्केट के अंदर डिमांड किस चीज़ की है। हम इस प्रोसेस के अंदर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और वो ये होती है, बल्कि वो फर्स्ट स्टेप होता है कि जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, लिखने से पहले आप ये देखते हैं क्या मार्केट में उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है, क्या मार्केट में गैप है कि आप उसी टॉपिक पे और किताबें लिखेंगे और वो बिकेंगी। ठीक है, सो कभी कभी आप ट्रेंड बेस्ड लिख रहे होते हैं, आजकल एआई का दौर है। ठीक है, सो एआई पे बहुत लोग किताबें लिख रहे हैं। कुछ अर्सा पहले क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, सो लोग क्रिप्टो पे लिख रहे थे। सो इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं जिनसे आप रिसर्च करके देखते हैं कि मार्केट को क्या चाहिए, फिर आप उसके हिसाब से लिखते हैं। कुछ लोग ड्राइंग बुक्स, स्ट्रेस बुक्स और बिल्कुल। डायरीज पे काम करते हैं, वो कैसे होता है। बिल्कुल। देखिए, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग जो है ना, इट्स अ बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। आपने जो भी किताब में लिखा है, बनाया है, उसने वो प्रिंट करके कस्टमर तक पहुंचा देना है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, सो ऑन डिमांड प्रिंटिंग होती है। इसको थोड़ा सा और सादा अल्फाज में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जैसे जैसे आपकी बुक का ऑर्डर आता है वैसे वैसे वो प्लेटफॉर्म प्रिंट करके उस चीज़ को डिलीवर करता है। तो वो अगेन जो बल्क पब्लिशिंग वाली मैं बात कर रहा था, वो बल्क पब्लिशिंग उस प्लेटफॉर्म को भी नहीं करनी पड़ती। उन्होंने सिस्टम इतना बड़ा बनाया हुआ होता है कि उनके पास जैसे ही ऑर्डर आता है विद इन 2 days वो चीज़ प्रिंट होके विद इन अनदर 2 days कस्टमर को मिल जाती है। सो अब इस प्लेटफॉर्म पे किताब ने पब्लिश होना है। किताब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई नॉवल हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई ऑटोबायोग्राफी हो, ज़रूरी नहीं कि वो एक मतलब मोटी सी अल्फाजों का मजमूआ जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लो कंटेंट बुक्स भी पब्लिश कर सकते हैं। अब लो कंटेंट बुक क्या होती है? लो कंटेंट बुक होती है जिसके अंदर आपने बहुत सारी स्पेसेस खाली छोड़ी हुई होती हैं, जो कस्टमर होता है वो उसको खुद फिल करता है। ठीक है, जो लो कंटेंट बुक है इट्स लाइक अ ईयरली डायरीज हम सब ने देखी हैं, अभी साल 2023 की डायरीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए होते हैं। ठीक है, टू डू लिस्ट का सेक्शन बना हुआ है, डेट वाइज पूरा एक प्लान बना हुआ होता है, उसमें प्लानर भी आप इसको कह सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लो कंटेंट बुक। आप ये भी बना के सेल कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से फिर एक और मीडियम कंटेंट बुक होती है। मीडियम कंटेंट क्या है? मीडियम कंटेंट इज़ लाइक अ वर्क बुक।
ठीक है। वर्कबुक जैसे कलरिंग बुक की भी आपने बात की थी, ठीक है। सो कलरिंग बुक इज़ अ मीडियम कंटेंट बुक, आप डिफरेंट थीम्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कलरिंग बुक्स बना के पब्लिश कर सकते हैं मीडियम कंटेंट में। फिर वर्क बुक्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल स्पेसिफिकली कोविड जब आया तो उसमें लोगों को मतलब टाइम गुजारने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो उस टाइम फ्रेम में अमेज़ॉन पे वर्क बुक्स बहुत ज़्यादा मैसिव उनकी सेल्स हुई, बिकॉज लोगों को कुछ ना कुछ करना था कि भाई हम स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए वर्क बुक्स होती हैं, ठीक है। बच्चों की लर्निंग के लिए वर्क बुक्स होती हैं, इंगेज करने के लिए उनको कि भाई लर्निंग विद फन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, सो ये वर्क बुक्स उसमें बहुत काम आती हैं। तो इसमें पजल बुक्स आ जाती हैं, इसमें डिफरेंट तरह की गेम्स आ जाती हैं। सो ये मीडियम कंटेंट बुक है। एंड देन फिर आती है आपकी हाई कंटेंट बुक, जिसमें फिर दो ब्रांचेज हैं कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। सो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि नॉन फिक्शन में जाया जाए स्टार्ट में, सो दैट आप उस सारे प्रोसेस से गुजरें। और नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं वो रिसर्च बेस्ड होती हैं, आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करके भी बुक लिख सकते हैं और इवन लिखवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही लिखें, राइट। ठीक है। सो ये 3 कैटेगरीज हैं कंटेंट की। अच्छा, इसमें ई बुक भी सेल होती है और हार्ड बुक भी सेल होती है डायरेक्ट पब्लिशिंग में? बिल्कुल, इसमें ई बुक भी पब्लिश होती है। ई बुक आपकी जो अमेज़ॉन की एक डिवाइस है उसको किंडल टैबलेट बोलते हैं। सो वो इट्स अ ई बुक रीडर आप कह लें, जिस तरह एंड्रॉयड टैबलेट्स होते हैं हमारे पास। सो अमेज़ॉन की बुक्स आप ख़रीद के उस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फायर टैबलेट भी है, किंडल टैबलेट भी है। सो ई बुक्स पब्लिश करके आप ई बुक से भी रॉयल्टी कमा सकते हैं, और सेम बुक को आप एज अ फिज़िकल बुक पब्लिश करके उससे भी रॉयल्टी कमा क्या सकते हैं। किंडल की कोई एप्लीकेशन है जैसे आम बंदा डाउनलोड करके जी यूज़ कर बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल किंडल की टैबलेट अगर एप्लीकेशन, नहीं लेता तो वो एप्लीकेशन भी है, बिल्कुल। आप एंड्रॉयड पे, विंडोज़ फ़ोन पे, आईफोन पे आप किंडल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके किंडल का अकाउंट क्रिएट करते हैं एज अ कस्टमर, और आप उसमें फिर बुक्स रीड करते जाते हैं, ई अच्छा, बुक्स। एक चीज़ ये है कि इंटरनेट पर बहुत से व्लॉग्स या कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर होने का तरीका बताते हैं, बिल्कुल तो सही। वो ये कहते हैं कि आप एआई से बुक लिखवाएं और उसको किंडल पे पब्लिश कर दें। क्या ये इतना आसान है? देखें, जो भी चीज़ आसान होती है ना उसके अंदर कुछ कुछ कैच होता है, ठीक है। सो शुरू में लोगों ने ये चीज़ की, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम्स भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, ठीक है। लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाती है कि ये टेक्नोलॉजी या ये जो मतलब ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है या मिस यूज़ हो रही है, ठीक है। सो एक तो ये कि अभी एआई अभी मतलब ठीक है, चैट जीपीटी आ गया है और जो है ना दुनिया बदल गई है एक तरह से, लेकिन स्टिल अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एआई ने अभी लर्न करनी है। और इसके साथ साथ आपको ह्यूमन इनपुट ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि एआई जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, इसी तरीके से वो टूल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं जो एआई को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई भी प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस ये नहीं चाहेगी कि वो बम्बार्ड कर दी जाए डिफरेंट एआई बुक्स से, और आप एक दिन में तो आप 100 किताबें लिख सकते हैं एआई से। सो जस्ट इमेजिन कि उनके पास कितनी ज़्यादा सबमिशंस आएंगी, कितना सब कुछ होगा। सो उन्होंने अब क्राइटेरियाज बना दिए हैं। सो अमेज़ॉन भी, गूगल भी अब एआई को डिटेक्ट कर लेता है। और फिर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेसिकली इतने स्मार्ट हो गए हैं, इनके अपने जो कह लें कि इन हाउस एआईज जो हैं, मतलब चैट जीपीटी तो पब्लिक को अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने सब ने अपने प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बनाए हुए हैं। सो अब ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हेल्पफुल कंटेंट है या ये रिपीटेटिव कंटेंट है, ठीक है। राइट। तो ये चीज़ अब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हेल्पफुल कंटेंट जो है ना, वो चाहे एआई से भी लिखा हुआ हो और डेफिनेटली उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, उसमें बात को सही से एक्सप्लेन किया हुआ हो, टू द पॉइंट सारा सब कुछ हो, तो वो अगर हेल्पफुल है तो डेफिनेटली वो सेल हो सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ये एक जगह पे ग्रे एरिया है, ठीक है। और वो ये कि जो एआई टूल्स हैं, जो डिज़ाइन टूल्स हैं, ठीक है, जो लोग इवन बुक कवर आपको पता है लोग एआई से डिज़ाइन कर रहे हैं, या इवन पूरी पूरी इलस्ट्रेशन बुक्स बच्चों की कहानियों की जो है ना एआई से वो जो है ना क्रिएट कर रहे हैं। सो उसमें थोड़ा सा एक स्टीलिंग वाला एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि देखें एआई खुद आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। वो डिफरेंट आर्टिस्ट की जो चीज़ क्रिएट हुई हुई है उसको वो एक तरह से रीयूज़ कर रहा है। तो उसने अगर किसी कैरेक्टर के बाल उसने देखा कि ये इस कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन मैंने दी कि मुझे ये कैरेक्टर बनवाना है, सो वो बाल किसी और से उठाएगा, उसका स्किन कलर कहीं और से उठाएगा, उसके फीचर्स, फेशियल फीचर्स कहीं और से उठाएगा। सो वो बेसिकली बहुत सारे आर्टिस्ट का जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको यूज़ करके एक नई चीज़ बना देगा। सो इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि भाई इट इज़ समथिंग जो कि इलीगल होनी चाहिए, बिकॉज आप अनएथिकल है, एग्जैक्टली अनएथिकल है ये कि आप किसी के काम को मोल्ड करके तोड़ मोड़ के आगे बेच रहे हैं। एग्जैक्टली लैंग्वेज में ये है या कंटेंट राइटिंग में ये है कि ये स्टिल मतलब क्योंकि उसको ट्रेन किया गया है, ठीक है। सो वो उससे मिलती जुलती चीज़ दोबारा लिख देता है। ये ऐसी है कि मैं एक किताब पढूं या एक पैराग्राफ पढूं फिर मैं उसको अपने अल्फाज में लिखूं।
सो वो तो चीज़ बहरहाल कुछ हद तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए कि आपने क्या किया, जिस पे आप कुछ कमा रहे हैं। ये आपकी नीयत के ऊपर भी है कि आप चाह क्या रहे हैं, आप खुद स्टील करके कैसे बनाना चाह रहे हैं या आप खुद कुछ क्रिएट करके। अच्छा मुनीब साहब, आपने एक रिसर्च की बात की थी, मार्केट गैप को एनालाइज करने की बात की थी, ये कैसे किया जाता है? देखिए, इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड टूल्स जो हैं ये बेसिकली आपको कुछ पेड मिल जाते हैं, कुछ आपको फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट बेंचमार्क्स होते हैं, जो जिस तरह मैं अपनी जो ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक क्राइटेरिया बना के दिया हुआ है कि भाई आपने इस क्राइटेरिया के हिसाब से इस पर्टिकुलर मार्केट में रिसर्च करनी है, ठीक है। सो ये टूल्स आपको बताते हैं कि आपके पास इस नीश में कितना गैप है, टोटल बुक्स कितनी हैं, ठीक है, टोटल सेल्स वॉल्यूम कितना है। वर्ड भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इंटरेस्टिंग है। नीश, देखिए नीश बेसिकली क्या है? नीश है एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, ठीक है, जो कि आपके लिए आपने उसको मतलब एक होती है आपकी टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अगर आप उसको डिवाइड करते जाएं, उसको आप शॉर्ट करते जाएं, आप फनल को छोटा करते जाएं, ठीक है, तो आप एक छोटे से मार्केट सेगमेंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। मिसाल आपको इसकी मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी चिल्ड्रन बुक्स, ठीक है, तो अब चिल्ड्रन बुक्स इज़ अ नीश, लेकिन ये बड़ी जेनेरिक नीश है, ठीक है। चिल्ड्रन बुक्स होती हैं, फिक्शन बुक्स होती हैं। अब आप इसको फर्दर नैरो डाउन करते जाएं, चिल्ड्रन बुक्स के बाद आप समझ लें कि एक्टिविटी बुक्स हैं, ठीक है। एक्टिविटी बुक्स के अंदर फिर पजल बुक्स हैं, पजल बुक्स के अंदर फिर आप समझें कि पजल बुक्स फॉर लाइक 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। अब आप कितने स्पेसिफिक एक ख़ास एज ग्रुप की बात करें, सो योर नीश इज़ चिल्ड्रन पजल बुक्स एजेस 8-10 या 10-12, ठीक है। सो अब आप स्पेसिफिकली उनके लिए बना रहे हैं, सो ये नीश डाउन करके आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड नीश। ये आपने अपने लिए फनलिंग करके स्पेसिफाइड एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने कुछ कर लिया, बना लिया, सॉफ्ट बुक बन गई, बुक कवर भी हो गया, सारा कुछ, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, आपका कवर बन गया, इसमें डेफिनेटली अमेज़ॉन की KDP की किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग को बेसिकली KDP भी बोलते हैं। सो इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से आपने अपना कवर बनाया, ठीक है, उसके इंटीरियर पेजेस बनाए, डायमेंशंस, मार्जिन्स, फॉर्मेटिंग, ये सारे जो उनके गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की। इजीली मिल जाती हैं डायमेंशंस? बहुत आराम से मिल जाती हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इनके, कि आपने इस टेम्पलेट को फॉलो करके किताब लिखेंगे, वो फर्स्ट गो में अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज अमेज़ॉन का अपलोडिंग का टूल भी बहुत ज़बरदस्त है, वो आपको बिफोर पब्लिशिंग एरर्स बता देता है कि आपकी बुक में यहाँ पे मार्जिन्स की मिस्टेक है, यहाँ पे आपकी जो है वो कोई हेडिंग की मिस्टेक है, या बुक का कवर साइज़ और आपका जो इंटीरियर है वो मैच नहीं कर रहा। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको शुरू में ही बता देता है। जी, मैंने ये पूछा था कि उसके आगे प्रोसेस। हाँ, उसके आगे प्रोसेस क्या है? सो देखें, द कवर और जो आपका इंटीरियर होता है, ये 2 सेपरेट फाइल्स होती हैं, ठीक है। हम रिकमेंड करते हैं PDF में आप इसको अपलोड करें, और भी फॉर्मेट्स में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन PDF में आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो सेव हो जाती है, पोर्टेबल होता है। एग्जैक्टली। सो PDF में आप ये दोनों चीज़ें अपलोड करते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन का एक रिव्यू प्रोसेस है, वो उस रिव्यू में से गुजारता है, ऑलमोस्ट 72 आवर्स लगते हैं आपकी बुक को लाइव होने में, ठीक है। सो फिर आपकी बुक हो जाती है लाइव। अब आपके पास जो 16 मार्केट प्लेसेस में आपको बता रहा था, उन 16 मार्केट प्लेसेस में आपकी बुक अवेलेबल होती है, ठीक है। आप amazon.ca कनाडा के अंदर भी अपनी बुक को देख सकते हैं, आप US में भी देख सकते हैं, UK में भी देख सकते हैं, सब जगहों पे आपकी बुक अवेलेबल है। अब यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि हमने अमेज़ॉन पे बुक पब्लिश कर दी है तो अब डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। होता ये है कि अमेज़ॉन के पास डेली बेसिस पे लाखों सबमिशंस हो रही होती हैं, या शायद मिलियंस हो रही होती होंगी, ठीक है, पूरी दुनिया से। सो अब आपने अपनी बुक को स्टैंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो सबसे ज़्यादा आजकल कह लें कि इफेक्टिव मेथड है, वो तो है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपने एड्स रन करते हैं, ठीक है। सो पेड होते होंगे? पेड होते हैं। सो एक स्पॉन्सर एड्स का तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप ये करते हैं कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लेके आते हैं, ठीक है, और उस पर आप अपना ब्लॉग लिखते हैं, उस वेबसाइट की आप SEO करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी कस्टमर बेस बनाते हैं, ठीक है, ऑडियंस इनडायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, और वहाँ से फिर आप अपनी बुक को सेल करते हैं और अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट करते हैं अमेज़ॉन पे, और वो जाके वो परचेज करते हैं। तो आप उससे रिलेटेड फ्री कंटेंट बहुत सारा कर रहे होते हैं, तो लोग आपके ब्लॉग को, आपकी वेबसाइट को फॉलो करते हैं, और वो आपकी बुक भी उनके लिए बड़ी रेलिवेंट हो जाती है। सो इस तरह से जो है वो इसको लॉन्च किया जाता है। जिस तरह नॉर्मल SEO वगैरह होती है, कीवर्ड्स वगैरह, क्या अमेज़ॉन में भी इस तरह का कोई तरीका होता है? बिल्कुल होता है। अमेज़ॉन में आप कीवर्ड बेस्ड आपकी सारी जो ना कह लें कि वो चल रही होती है कि आपको कीवर्ड्स जो आपकी बुक से रिलेटेड हैं, आपने उनके ऊपर अपनी बुक को रैंक करना है, ठीक है। सो इसके रैंकिंग के और मेथड्स भी होते हैं।
जिसमें आपको अपनी बुक को कुछ अर्से के लिए फ्री लोगों को सेल देना पड़ता है, ठीक है, आपको जेब से मार्केटिंग करनी पड़ती है, सो दैट वो उस बुक को टेस्ट करें, वो देखें, वो ऑनेस्ट रिव्यू दें आपको कि आपकी बुक ऐसी है, मेरे आपने किड्स बुक बनाई थी, मेरे बच्चे को बहुत पसंद आई, या उसके लिए वो मुश्किल थी, ठीक है। सो वो उस तरह के फीडबैक लेने के लिए आप अपनी बुक को कुछ अर्से के लिए फ्री भी करते हैं, कुछ लोगों को फ्री में वो ऑफर करते हैं आप जेब से, ताकि आपकी प्रोफाइल रैंक एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो, आपके पास कुछ इनिशियल रिव्यूज़ आएँ, रेटिंग्स आएँ, सो दैट आपको बाकी लोगों को लगे कि हाँ इस बुक में कोई वैल्यू है। क्या ये सारा प्रोसेस, ये रैंक करना, ये अपलोड करना, ये एसईओ करना, ये इतना इजी है कि हर कोई कर सकता है, या कितनी तालीम या क्या स्किल्स चाहिए होंगे? देखें, मेरे ख्याल में अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, इंटरनेट आप यूज़ करते आ रहे हैं, और मतलब थोड़ा सा लर्न करने का आपके अंदर जज्बा है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो आजकल के दौर में जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रही है, ठीक है, चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है, सो आपको हर वक्त अप टू द कह लें कि आपको हर वक्त अपडेट रखना है अपने आप को। सो मेरे ख्याल में 30 से 90 डेज़ इज़ अ गुड इनफ टाइम अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को समझना है। मतलब सीरियसली आप कंसिस्टेंटली इस पर टाइम लगाएं, आप 3 माह के अंदर। एग्जैक्टली 3 माह इज़, मतलब मैं आपको ये एक्सटेंडेड बता रहा हूँ, लोग माशाल्लाह इसको 1-2 महीने के अंदर भी समझ जाते हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्प मौजूद है, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, अमेज़न की अपनी जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस है। सो थोड़ा सा बस एक कहना चाहिए एक सीरियसनेस चाहिए, लेकिन इट इज़ वेरी मच डूएबल। सेल्फ पब्लिशिंग का मकसद ही यही है कि आप खुद करें, आपको किसी और की ज़रूरत ना हो। अच्छा, एक लास्ट चीज़ रॉयल्टीज़ के हवाले से कि आपने बुक कर दी, उस पर आपको कितने पैसे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? बिल्कुल सही। देखें, रॉयल्टीज़ जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक कर रहे हैं, ई बुक कर रहे हैं या हार्ड कवर कर रहे हैं या पेपर बैक कर रहे हैं। बाय द वे, हार्ड कवर की हमने बात नहीं की, अमेज़न ने भी रिसेंटली अलाउ कर दिया है कि आप हार्ड कवर बुक्स भी कर सकते हैं लॉन्च, मतलब आपकी बुक की वो प्रॉपर जो मोटी वाली बाइंडिंग होती है वो भी, डेफिनेटली उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलती है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी बुक पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तीनों में से, ई बुक, पेपर बैक, हार्ड कवर। तो इन तीनों के रॉयल्टी मॉडल्स डिफरेंट हैं। ई बुक में आप 35% रॉयल्टी भी मिल सकती है आपकी ऑफ द प्राइस जो आपने सेट की है, ठीक है, अप टू 70% ऑफ दैट प्राइस, ठीक है। सो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये हम डिसाइड करेंगे, हम अपलोड करते हुए अपनी बुक की प्राइस हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। रॉयल्टी उसकी फिक्स्ड, अमेज़न बता देगा कि आपकी बुक की प्राइस अगर $10 है और आपने पेपर बैक पब्लिश किया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज उन्होंने किया, हाँ बिल्कुल। सो आपने खुद डिसाइड करना है। सो अमेज़न ने फार्मूलाज बता दिए हैं, उसके कैलकुलेटर्स मौजूद होते हैं, फ्री में अवेलेबल होते हैं, आप देख लेते हैं कि मैं अगर अपनी बुक $10 की रखता हूँ तो मुझे कितनी रॉयल्टी बचती है, अगर मैं $5 की रखता हूँ तो कितनी रॉयल्टी बचती है। तो ये अमेज़न आपको पब्लिश करने से पहले किसी भी वक्त आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। ई बुक में 2 मेथड्स होते हैं, आप 35 भी अर्न कर सकते हैं और 70 भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन 70 के अंदर फिर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप 70% रॉयल्टी आपको अमेज़न दे रहा है तो वो फिर एक्सक्लूसिविटी भी चाहेगा, वो आपको एक स्पेसिफिक रेंज में कहेगा कि आपने प्राइस रखनी है, तो कुछ और लिमिटेशंस होती हैं। 35% में आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है, रॉयल्टी परसेंटेज कम होती है लेकिन थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम होता है। इसका कोई अपमार्क भी है कि इतने डॉलर्स हो जाएंगे तो आप विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, इसका कोई नहीं है, आप जितना अर्न करेंगे आपको उतना मिल जाएगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ होती है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको जो पहली रॉयल्टी मिलती है वो आपको मिलती है 60 डेज़ के डिले के बाद, और फिर वो चीज़ चलती रहती है। अगर आपने 1 जनवरी का अकाउंट क्रिएट किया है तो जो पहली रॉयल्टी है वो आपको 1 जनवरी से 31 आपने सेल्स कर ली, जो रॉयल्टी आपने अर्न करनी थी कर ली, फर्स्ट टाइम आपको वो मिलेगी मार्च के एंड में, थ्रू बैंक अकाउंट। थ्रू बैंक अकाउंट। अच्छा, इसमें बैंक अकाउंट आपने रेस किया पॉइंट, ये भी बड़ा ज़रूरी है लोगों के जानने के लिए कि बैंक अकाउंट आप पाकिस्तानी भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है क्योंकि आपने स्पेंड वापस यूएसडी में करना है, तो आप पाकिस्तान पहले यूएसडी मंगवाएं, फिर वापस आप यूएसडी में स्पेंड करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कोई वर्चुअल बैंक बीच में कनेक्ट करें। पेयोनियर माशाल्लाह फ्रीलांसर्स सबको पता है कि पेयोनियर बहुत ज़्यादा जो ना एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद वाइज एक और बैंक है, उसको वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान से उसका अकाउंट बनता है। सो ये 2 बैंक अकाउंट्स, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। आपको ये यूएसडी अकाउंट देते हैं, आपको जीबीपी अकाउंट देते हैं, आपको कैनेडियन करेंसी का अकाउंट देते हैं। सो ये अकाउंट जब आप अपने अमेज़न के साथ अटैच कर लेते हैं तो एक आपकी पेमेंट जल्दी आ जाती है, दूसरा ये कि आप जब वापस स्पेंड करते हैं तो आपको कन्वर्जन नहीं पड़ती। राइट। अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट करना ईजी है या पाकिस्तान में बैठ के थोड़ा मुश्किल होता है? अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की बात है कि चूँकि अमेज़न के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, जो FBA बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई थी अभी रिसेंटली, बहुत लोग सेल कर रहे हैं। अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न वाला जो मॉडल है उसमें सेलर सेंट्रल अकाउंट बनता है, वो पहले पाकिस्तान से नहीं बनता था, अब वो पाकिस्तान से बनना शुरू हो गया। सो पाकिस्तान से बनना शुरू हो गया, लेकिन स्टिल उसका बनाना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान से, ठीक है।
पाकिस्तान उस लिस्ट में आ गया मतलब पहले तो उस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था कि अमेज़न आपको कहता है कि आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें, उसमें पाकिस्तान नहीं था, अब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की कोशिशों की वजह से। लेकिन अभी भी वो आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन और बहुत कुछ चाहिए होता है। अमेज़न किंडल का लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उतना ही मुश्किल है जितना अमेज़न FBA के लिए, लेकिन अमेज़न किंडल का अकाउंट क्रिएशन इतनी आसान है कि लिटरली जब हमने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था, अगर मैं आपका अकाउंट बनाता तो अभी तक बन चुका होता। Oh, really? All you need is a valid email address, valid phone number, valid CNIC and bank account. Oh, That's it. great. ये बिल्कुल जस्ट लाइक मैं किसी और के साथ डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने कहा ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जीमेल का अकाउंट बना रहे हैं, किसी और बिल्कुल प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, तो वो समझते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट, थैंक यू सो मच। आज हमने बात की किंडल के हवाले से कैसे आप इस पे कंटेंट डाल सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये कि जेन्युइन कंटेंट होगा, आपकी एफर्ट्स जेन्युइन होंगी तो आप ज़रूर एक्सेल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम एक और प्रोग्राम करेंगे या मज़ीद मुनीब साहब को दावत देंगे ताकि आपके कमेंट्स में जो सवाल आ रहे हैं उन्हें डिस्कस कर सकें। डॉक्टर सुहेल ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।